हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये जो फेज़ चल रहा है ये प्रीलिम्स का फेज़ चल रहा है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स नेक्स्ट मंथ है। ऑलमोस्ट 1 मंथ बचे हैं। तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन आपको एक स्मार्ट मेहनत की ज़रूरत होती है। तो विदाउट एनी लॉन्ग एडवाइस मैं आपको उस पीरियड में ले चलूँगा कि आपका जो मेहनत है वो एक जो डायरेक्शन है वो प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और आप बहुत सारी बुक्स को रिफ़र करते हैं, मीन्स कि आप केवल और केवल उस एग्ज़ाम के लिए एक बुक को प्रिपेयर करिए, एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक को। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगर आप प्रीलिम्स के लिए स्पेक्ट्रम फॉलो कर रहे हैं तो आप स्पेक्ट्रम ही पढ़िए, अदरवाइज़ और कोई बुक को प्रेफर मत करिए। और बेसिक आपकी जो नॉलेज है वो एनसीईआरटी से मिल गई होंगी, ठीक है। तो मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा कि आपको जो आपने स्पेक्ट्रम कई बार पढ़ी होगी, ठीक है। दिस इज़ रियलिटी दैट लॉट्स ऑफ स्टूडेंट रेफर स्पेक्ट्रम बुक एंड दे रीड मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ने के बाद भी कुछ इन्फॉर्मेशन फॉरगेट हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको उन चीज़ों को बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। यूपीएससी बार बार उस चीज़ को पूछ रहा है, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लेकिन मैं उस चैप्टर से स्टार्ट करता हूँ अपना लेक्चर, जहाँ से हम ये देखते हैं कि यूपीएससी का जो फेवरेट एरिया है वो चीज़ वहाँ से कवर करनी ज़रूरी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स प्रिपेयर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि इंफॉर्मेशन बेस्ड एग्ज़ाम नहीं है आपका। ये एक जो एनालिटिकल बेस्ड एग्ज़ाम है, आपको वो एनालिसिस करना होता है, ठीक है। और आपको इन्फॉर्मेशन क्राउड ऑफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करना होता है। तो देखो, जो हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का जो वो पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएससी ईच एंड एवरी ईयर वहाँ से क्वेश्चन उठाता है। तो ये है गांधीयन फेज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मोरल एडवाइस में। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर अब स्टार्ट हो गया है, तो वहाँ पर मैं शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो स्मार्ट गाइडलाइंस ये है कि कैसे पढ़ना है और कहाँ कहाँ कौन कौन से पॉइंट्स को पढ़ना है, ठीक है। तो एज इट इज़ मैं स्पेक्ट्रम बुक को फॉलो किया, रेफ़र किया और उसी से ये क्वेश्चन नोट प्रिपेयर किया, ठीक है। तो ये शॉर्ट में है, जैसे आपका जो भी जितना भी लॉन्ग चैप्टर होगा, लंबा चैप्टर है, उसे शॉर्ट में मैं बना के आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो मैं कुछ नोट्स ऐड किया हूँ, एक्स्ट्रा नोट्स, वो आपको मैं शो करूँगा, ठीक है। क्योंकि वो नोट्स जो है यूपीएससी वहीं से उन पॉइंट्स को उठाता है। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एरा ऑफ मास नेशनलिज्म हम पढ़ेंगे इसको 1919 से लेकर 1939 तक, ठीक है। यस, और ये है गांधीयन फेज, ओके। गांधीयन फेज है 1919 से 1939 में क्या क्या डेवलपमेंट हुए उस समय, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, वाई नेशनलिस्ट रिसर्जेंस आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ये नेशनलिस्ट रिसर्जेंस क्यों हुआ। री री मीन्स अगेन और सर्ज, ठीक है। ये ऐसा क्यों इसका उत्थान हुआ, ठीक है। तो जो हिंदी मीडियम के छात्र और इंग्लिश मीडियम बोथ कैन कोरिलेट विद ईच अदर, तो मैं दोनों लैंग्वेज में आपको वो चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं नेशनलिस्ट रिसर्जेंस के क्यों हुआ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद। तो पोस्ट वार इकोनॉमिक हार्डशिप्स, जो वार था, वर्ल्ड वार फर्स्ट था, उसके बाद जो इकोनॉमिक हार्डशिप्स क्या क्या थे, जैसे हैवी वॉर एक्सपेंडिचर, इसमें हाई टैक्सेशन और इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन हुआ था। इन्फ्लेशन चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस मैराथन सीरीज में बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट,
फोर्स रिक्रूटमेंट, रेजेंटमेंट इन रूरल एरियाज। देखो, अब ब्रिटिशर्स ने फोर्स्ड करके, मतलब जब जोर ज़बरदस्ती से रूरल एरियाज में जो भी पीपल रहते थे, पीपल हैं, उन्हें जोर ज़बरदस्ती उन्हें रिक्रूट करते थे आर्मी में। ठीक है, और प्राइसेस इंक्रीज हो गई। ठीक है, खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से इन्फ्लेशन हुआ, फेमिन जनरेट हुआ, वेजेस स्टैगनेंट। ठीक है, मतलब जो उनके डेली वेजेस थे वो बहुत ज़्यादा घट गई। रियल इनकम डिक्लाइन, वहाँ उनके जो इनकम थे, जैसे अर्बन क्लास में लोग सर्विस सेक्टर में जॉब करते थे, उनकी इनकम डिक्लाइन हो गई, क्योंकि जो इकोनॉमिक हार्डशिप है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इंडस्ट्रीज़ को देखें तो वार बूम, पोस्ट वार रिसेशन एंड क्लोज़र। कैसे पोस्ट वार रिसेशन एंड क्लोज़र? जब वार होगा तो बहुत सारी चीज़ें पेरिसेबल होंगी, मीन्स ह्यूमन एज वेल एज आइटम पेरिसेबल्स। ठीक है, पेरिसेबल इन द वॉर पीरियड। तो इंडियन इंडस्ट्रीज डिमांडेड प्रोटेक्शन। अब ये इंडियन इंडस्ट्रीज प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर देंगी और वो डिमांड कर देंगी कि इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करो और टैरिफ्स जो हैं, टैरिफ्स को रिड्यूस करो। ठीक है, अब देखो नोट्स मैंने ऐड किया है। तो इकोनॉमिक, ये क्या है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, तो मास मोबिलाइजेशन। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हुआ तो यहाँ पर क्या रिसर्जेंस होगा, मास मोबिलाइजेशन। यहाँ पर पॉलिटिकल एंगल आने की पूरी संभावना है। तो इसे कहते हैं मास एरा ऑफ मास नेशनलिज्म। ठीक है, तो पहले मास नेशनलिज्म नहीं था, लेकिन जब गांधी जी आए इंडिया में और उन्होंने मूवमेंट चलाया फ्रॉम चंपारण टू क्विट इंडिया मूवमेंट, तो यहाँ से गांधी जी का जब अराइवल हुआ फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो मास मोबिलाइजेशन पॉसिबल हुआ, जैसे चंपारण, खेड़ा और नॉन कोऑपरेशन। तो ये गांधी जी से रिलेटेड है, इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, सोशल ग्रुप्स एंड देयर ग्रीवांसेस। सेकेंड फीचर क्या है, सेकेंड रिसर्जेंस का क्या रीजन है, तो सोशल ग्रुप्स एंड देयर ग्रीवांसेस। सोशल ग्रुप्स कौन कौन पार्टिसिपेट किया, प्रीलिम्स का मोस्ट ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है कि कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किया, कौन कौन से मूवमेंट में। ठीक है, तो वर्कर्स एंड आर्टिजन्स, इन्होंने बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को फेस किया, प्राइस राइज को फेस किया, डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स। ठीक है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स आपने प्रीवियस ईयर देखे होंगे कि यूपीएससी ने पूछा था कि वाई इंडियन इंडस्ट्रीज हैज़ डिक्लाइंड ड्यूरिंग द 19th और अर्ली 20th सेंचुरी। तो बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट। ओके, नेक्स्ट है पेजेंट्री। प्रेजेंट्री, हाई रेवेन्यू डिमांड्स डिस्पाइट पुअर कंडीशंस। डिमांड्स बहुत ज़्यादा, रेवेन्यू डिमांड्स बहुत ज़्यादा हाई थी डिस्पाइट पुअर कंडीशंस, तो बिकेम रेडी फॉर प्रोटेस्ट मूवमेंट्स। अब किसानों के पास अगर उनके खाने पीने की चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे। सोल्जर्स की कंडीशन, क्योंकि सोल्जर्स जो है उस समय वर्ल्ड वार फर्स्ट में होल ऑफ द वर्ल्ड में इंडियन सोल्जर्स लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे। ठीक है, तो जब वो रिटर्न होके आए फ्रॉम एब्रोड, तो रिटर्न होके आए तो उन्हें एक्सपीरियंस था कि जो ब्रिटिश की कंडीशन है वो बाहर क्या है और हमारे देश में जो राज कर रहे हैं उनकी कंडीशन क्या है। तो एक्सपोजर टू यूरोप, ठीक है, आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, और शॉक्ड बाय बैकवर्ड कंडीशंस इन इंडिया। तो वो कंडीशन जो इंडियंस की थी वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस कंडीशन थी। ठीक है, और लेकिन एब्रोड था, यूरोप पे बहुत, मतलब एक तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा था। ठीक है, तो इस वजह से जो सोल्जर्स थे वो बाहर से लड़के आए और उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि ब्रिटिश की पावर क्या है और इन दोनों, मतलब ये अदर पावर्स के साथ कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो नोट क्या है, विच ग्रुप्स कंट्रीब्यूटेड टू अर्ली गांधीयन मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इंक्लूड पेजेंट्स, सोल्जर्स एंड वर्कर्स। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, एजुकेटेड अर्बन मिडिल क्लास, तो फोर्थ है एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो फेस किया क्या क्या,
अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम फेस करेंगे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करेंगे। आपने पढ़ा होगा कि जो अगर ऑफिशियल वर्क है तो वहाँ पर रेसिज्म बहुत ज़्यादा होता था कि इंडियन ऑफिशियल्स के लिए अलग जगह और ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिए या यूरोपियन ऑफिशियल्स के लिए अलग जगह। ठीक है, सोल्जर्स के बारे में देख लो, सोल्जर्स के जो फुटपाथ थे वो अलग थे और इंडियंस के फुटपाथ जो थे वो अलग थे। ठीक है, उनकी जो मीन्स की न्यूट्रिशन थी, ठीक है, मीन्स की वेजेस थे, तो उनके कंपेयर में बहुत कम दिया जाता था इंडियन सोल्जर्स को। बिकेम आइडियोलॉजिकली अलाइंड विद नेशनलिज्म। तो ये पहले जो अर्बन क्लास थी, ठीक है, अर्बन मिडिल क्लास थी, पहले ने सॉरी अर्बन मिडिल क्लास थी, ये स्टार्टिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। पार्टिसिपेट कब किया? जब अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन बढ़ने लगी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होने लगे, उसके बाद जो है ये अर्बन मिडिल क्लास कन्वर्ट हुई किसमें? नेशनलिज्म में, मीन्स कि नेशनलिज्म को अपना लिया। ठीक है, नोट में क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा। अर्बन मिडिल क्लास सपोर्टेड ब्रिटिश ड्यू टू बेनिफिट्स। नहीं, उन्हें बेनिफिट्स नहीं मिला था। उन्हें क्या मिला था? उन्हें केवल और केवल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मिला और क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को फेस किया। ठीक है, पोस्ट वार इंक्रीजिंगली एंटी ब्रिटिश। बिफोर वार दे वर नॉट पार्टिसिपेटेड इन एनी मूवमेंट, even the Swadeshi movement. After that, when they faced lots of problems, then they joined in nationalist approach. Okay, expectations of political gains. क्या एक्सपेक्टेशंस थी? जो कि पॉलिटिकल गेन्स की एक्सपेक्टेशंस थे वो क्या क्या थे? जैसे इंडियन सपोर्टेड ब्रिटिश इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एक्सपेक्टिंग सेल्फ गवर्नमेंट और रिफॉर्म्स। जैसे इंडियन पॉलिटिक्स लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये सोचा कि भाई अगर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हम ब्रिटिश का साथ देते हैं तो वो हमें सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे और जो रिफॉर्म्स होंगे वो भी हमें मतलब हमारे फेवर में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स है वो हमारे फेवर में होंगे। ठीक है, लीडर्स लाइक गांधी इनिशियली कोऑपरेटेड विद ब्रिटिश वॉर एफर्ट। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ याद रख लेना कि गांधी जी, इवन बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, उन्होंने भी ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को जो ब्रिटिश वॉर इफेक्ट था वो सपोर्ट किया था। ठीक है, गांधी जी और जो रेडिकल्स थे वो भी सपोर्ट किया था। रियलिटी क्या थी? ब्रिटिश डिड नॉट फुलफिल एक्सपेक्टेशंस। जो भी एक्सपेक्टेशंस थी उन्होंने ब्रिटिश ने फुलफिल नहीं किया नेशनलिस्ट का। क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया तो उसमें जो रिफॉर्म थे वो कम्प्लीटली डिफरेंट थे एज पर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द नेशनलिस्ट लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, पीवाईक्यू में देखें तो ये लिंक किससे करते हैं? ब्रिटिश डिड नॉट फुलफिल एक्सपेक्टेशन, किसमें एक्सपेक्टेशन किए थे? और वो मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन कि उन्होंने डिफरेंट टाइप के डिक्लेरेशन को अनाउंस किया, रिकमेंड किया। प्रॉमिस्ड ग्रेजुअल सेल्फ गवर्नमेंट। अब यहाँ पर ग्रेजुअल सेल्फ गवर्नमेंट होगा, ना कि इंस्टेंट। ठीक है, यहाँ देखा जाए कि अगर यूपीएससी पूछता है कि जो सेल्फ गवर्नमेंट था वो इंस्टेंट था 1919 एक्ट में, तो नहीं, दिस विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट। लेकिन वो डिसइल्यूजनमेंट हो गए। ठीक है, नेशनलिस्ट डिसइल्यूजनमेंट, ग्लोबल कंटेक्स्ट। क्या डिसइल्यूजनमेंट था? तो फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो अलाइड पावर्स प्रॉमिस्ड डेमोक्रेसी एंड सेल्फ रूल। डेमोक्रेसी और सेल्फ रूल को प्रॉमिस किया था, बट वार के बाद कंटिन्यू क्या किया? कॉलोनियल डोमिनेशन। मतलब जो पावर थी, सेल्फ रूल था, वो कंसेप्ट पीछे हो गया। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस 1919-20। तो कॉलोनीज नॉट ग्रांटेड फ्रीडम। ठीक है, इंस्टेड टेरिटरीज रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इंपीरियल पावर्स।
तो जो टेरिटरीज थी, जैसे डिमांड कर रहे थे, इंडियंस डिमांड कर रहे थे कि जो टेरिटरी ऑफ कनाडा, टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये जो कॉलोनीज़ हैं ये फ्री हैं, तो उसी तरीके से हम इंडियंस को भी ये चीज़ दिया जाए, लेकिन ब्रिटिश ने डिनाई कर दिया। ठीक है, पीवाईक्यू साइट अगर देखें तो यूपीएससी लिंक्स ग्लोबल इवेंट्स टू इंडियन नेशनलिज्म। अब जो इंडियन उस समय नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म चल रहा था इंडिया में और ग्लोबली चल रहा था, उसको कंपेयर करता है यूपीएससी। ठीक है, तो यूपीएससी वन एंगल को नहीं फोकस करता, यूपीएससी मल्टीपल एंगल्स को फोकस करता है। एग्जाम्पल के विल्सन्स सेल्फ डिटर्मिनेशन प्रिंसिपल बट सेलेक्टिवली अप्लाइड, मतलब सेल्फ डिटर्मिनेशन प्रिंसिपल्स। अब विल्सन के प्रिंसिपल्स में क्या थे, तो बहुत मीन्स क्रिस्प थे कि भाई हम जो सेल्फ रूल है वो इंडियंस को देंगे, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होगी, मेजॉरिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन होगी इंडियन काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, असेंबली में। तो लेकिन वो सेलेक्टिवली और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे यहाँ पर मतलब ये कहें कि घट गई, बट क्या है कि पावर जो थी वो अभी भी ब्रिटिश के हाथों में थी। ठीक है, राइज ऑफ ग्लोबल एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का राइज हुआ, जैसे कंट्रीज विटनेसिंग नेशनलिज्म लाइक टर्की, इजिप्ट, आयरलैंड, ईरान, अफगानिस्तान, बर्मा, मलाया, इंडो चाइना और चाइना एंड कोरिया। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि वर्ल्ड वार के बाद ऐसा कहेंगे कि पीवाईक्यू जैसे पैटर्न है, स्टेटमेंट होगा कि मैचिंग क्वेश्चन में आएगा कि विच कंट्रीज सॉ नेशनलिस्ट मूवमेंट्स पोस्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट। तो ये कंट्रीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन 1917। रशियन रेवोल्यूशन हुआ 1917 में, तो उसका इम्पैक्ट इंडियन नेशनलिज्म पर क्या हुआ। तो देखो, रशियन रेवोल्यूशन, ओवरथ्रो ऑफ ज़ारिस्ट रेजिम और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट। ठीक है, यूएसएसआर में फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट को इस्टेब्लिश किया और जारिस्ट जो रेजिम है उसको ख़त्म कर दिया, ओवरथ्रो कर दिया, उखाड़ फेंका। यहाँ व्लादिमीर लेनिन जो थे वो लीड किए थे। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन नेशनलिस्ट जो है वो भी ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट करना चाहते थे। इम्पैक्ट इस रशियन रेवोल्यूशन का क्या हुआ, तो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का स्प्रेड हुआ। यहीं पर जो नेक्स्ट फेज है, हमारा जो फर्स्ट फेज था रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का, जो 1905 से लेकर 1917 तक था, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फेज 1908 से लेकर 1917। ठीक है, तो ईयर डजंट मैटर बट मैटर टू द कंसेप्ट ओनली। ओके, तो इंस्पायर्ड एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल्स क्या शो किया, मासेस कैन ओवरथ्रो पावरफुल रेजिम्स। ओके, पीवाईक्यू इनसाइट्स में विच रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड इंडियन नेशनलिस्ट, तो रशियन रेवोल्यूशन। यहीं से जो HSRA मीन्स HSRA जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, इन लोगों ने इस्टेब्लिश किया, उसी को क्या किया, एक्सटेंड कर दिया, उसमें सोशलिस्ट लगा दिया, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बाय भगत सिंह। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, सोशलिस्ट जो नेशनलिस्ट आइडियाज़ थे वो भी डेवलप हुए नेक्स्ट रेवोल्यूशनरी फेज में। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। लिंक विद राइज ऑफ ट्रेड यूनियन, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी 1920 में और उसको लीड किया, प्रेसिडेंट कौन थे, लाला लाजपत राय। ठीक है, ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये मतलब राइज हुआ। लेफ्ट विंग मूवमेंट्स इन इंडिया, लेफ्ट विंग का भी राइज हुआ इस फेज में। साइकोलॉजिकल शिफ्ट इन इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, साइकोलॉजिकल शिफ्ट क्या हुआ कि बिफोर वर्ल्ड वार में मॉडरेट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, वो एक्सपेक्ट कर रखे थे कि हम ब्रिटिश से कुछ मतलब गेन कर पाएंगे। वर्ल्ड वार के बाद, अब वर्ल्ड वार के बाद जब डिसलूजनमेंट हुआ तो मिलिटेंट नेशनलिज्म राइज, जो सेकेंड हम कह सकते हैं कि सेकेंड मिलिटेंट नेशनलिज्म राइज हुआ। ठीक है, जो पहले में थे लाल बाल पाल और सेकेंड में जो आएंगे वो यूथ पार्टिसिपेशन होगा। ठीक है, लॉस ऑफ फेथ इन ब्रिटिश जस्टिस। ओके,
अब यहाँ की टेक अवे फ्रॉम लॉयल्टी टू कन्फ्रंटेशन। पहले लॉयल थे कौन, मॉडरेट्स, अब होंगे कन्फ्रंटेशन, उनके जो खिलाफ उनका जो लॉस थे उन्हें वायलेट करेंगे बाय गांधी जी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये सारे मूवमेंट चलाए जाएंगे। ठीक है, तो फ्रॉम लॉयल्टी टू कन्फ्रंटेशन, अब हम लॉयल नहीं रहेंगे, अब हम उनके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाएंगे। ठीक है, उनके रूल्स को वायलेट करेंगे, वायलेट नहीं करेंगे लेकिन उन्हें फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, पैसिव जो मूवमेंट हैं वो स्टार्ट किया और कहीं कहीं तो एक्टिव मूवमेंट भी हो गए। ठीक है, रिवीजन के फेज़ में देखें तो रिवीजन का फेज़ हमारा है आज का वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड सोशल अनरेस्ट। ठीक है, सोल्जर्स अफेक्ट हुए, कैरियर्स ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस था। ठीक है, ब्रिटिश के जो वार एफर्ट्स में। मॉन्टेगू डिक्लेरेशन हुआ, अनमेट एक्सपेक्टेशंस, कोई भी एक्सपेक्टेशन जो हमारे थे वो पूरा नहीं किया। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस एक्सपोज्ड इंपीरियल हिपोक्रेसी। रशियन रेवोल्यूशन हुआ, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया और सोशलिस्ट आइडियाज़ इस्टाब्लिश किया नेशनलिस्टिक फेज़ में। ग्लोबल मूवमेंट्स की बात करें तो रेनफोर्ड इंडियन स्ट्रगल, क्योंकि इंडियंस जो है नेशनलिस्ट वो एक्सपीरियंस कर चुके थे कि ब्रिटिश को कैसे यहाँ पर हराना है। ठीक है, तो ये हमारा पहला लेक्चर है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड और समझ में आया होगा। ये चैप्टर उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आप सोच सकते हो कि पूरी मॉडर्न चैप्टर नहीं कह सकते बट पूरी यूनिट जो एरा ऑफ मास नेशनलिस्ट है गांधीयन फेज से, यूपीएससी बार बार 3 से 4 क्वेश्चन ईच एंड एवरी ईयर पूछता है। ठीक है,